जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहले हम लोग खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज अगला टॉपिक है आपका तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हम लोग देखेंगे आज जो तुगलक वंश के जो शासक हुए हैं उसके बारे में, और आज पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे दिया गया है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसी वंश का रहा तो वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1400 ईस्वी तक रहा, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा। और इसके पहला शासक यहाँ पे जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया उसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक या जिसे प्यार से इसका ओरिजिनल नाम यानी मूल नाम गाजी मलिक था। इसका गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम गाजी मलिक था। और इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। और इसके बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसी ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। यानी तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में एक शहर था, इसकी स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। और यहाँ पे सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अगला फैक्ट देखते हैं। इसने 1323 में अपने बेटे जौना खां को तेलंगाना अभियान पर भेजा, और इसने तेलंगाना को तुगलक वंश या तुगलक राज में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। हज़रत मिजाउद्दीन महबूब ए इलानी औलिया मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया नामक सूफी संत इसके दरबार में थे। 1315 में बुगारा खां जो कि बंगाल का इक़्तिदार था ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 1325 में लकड़ी के महल से गियासुद्दीन तुगलक की हत्या हो गई, जिस लकड़ी के महल का निर्माण इसका पुत्र यानी इसका पुत्र जौना खान के द्वारा ये लकड़ी का महल बनाया गया था। उसी लकड़ी के महल के दब जाने के कारण 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा दिल्ली के जो इसने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था वहीं पे इसका मकबरा स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो यहाँ पे अगला दिया है। इसके बाद जो अगला शासक बना जिसका वास्तविक नाम जौना खान था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। और इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। तो आगे हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या फैक्ट था। तो यहाँ पे इसके बारे में फैक्ट था, एक मिनट, इसके बारे में फैक्ट था कि इसे पागल सुल्तान कहा जाता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां को पागल सुल्तान कहा जाता है। और इसे स्वप्नशील कहा जाता है, और इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और यह अरबी और फारसी भाषा का सबसे ज़्यादा, तुगलक वंश में कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये अरबी और फारसी भाषा दोनों का विद्वान था। और इसके शासनकाल में
इसमें दक्षिण अफ्रीका यात्री मोरक्को, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ का यात्री इब्न बतूता इसके दरबार में आया था। इसने इब्न बतूता को अपना फारसी, यानी इसने अपना उसे फारसी नियुक्त किया, और फारसी नहीं होगा, यहाँ पे होगा काजी नियुक्त किया, काजी। और इब्न बतूता की रचना रेहला नामक पुस्तक है। रेहला के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान व राजपूताना को छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। यानी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि रेहला के अनुसार, यानी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर संपूर्ण हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी। और इससे पहले खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे, तो कल अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसके भी पास सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन वो सेना को नगद वेतन देता था और सेना के लिए बहुत कार्य किए। जैसे जो बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज, जो कि गुलाम वंश का शासक था बलबन, उसके द्वारा दीवाने अर्ज की स्थापना किया गया, उसी का पुनर्व्यवस्था करके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने अर्ज का स्थापना किया गया, और इसी में जो सेना थी उसको बहुत ही बेनिफिट मिला। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इस पुस्तक में भारत और मोरक्को के बीच जो व्यापार था उसका वर्णन माने मिलता है। रेहला में जो भारत और मोरक्को, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश था, उसके बीच जो व्यापार का जो संबंध था भारत और मोरक्को के बीच, उसी का इसमें वर्णन मिलता है। रेहला में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध शहर, रेहला के अनुसार दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध शहर दिल्ली को बताया गया है। दिल्ली को बताया गया, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का अगर कोई शासक बना तो उसका पहला नाम आता है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का सबसे पहला प्रयास किया, वो भी दिल्ली सल्तनत का शासक। और भारत में सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में ही, जो कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी पूर्व हुई थी। 540 ईस्वी पूर्व इसी में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं, जो कि एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या है डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम में दिया है कि एरन अभिलेख, जो कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किसी अभिलेख में मिलता है, तो वो भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। यानी भानुगुप्त जो शासक था उसके द्वारा लिखवाया गया एरन अभिलेख में, जो कि गुप्त काल में जो ये भानुगुप्त थे, उनके एरन अभिलेख से सबसे पहले भारत में सती प्रथा की शुरुआत का वर्णन मिलता है। और इसमें गुप्त पीरियड में जो रामगुप्त थे, उसके सेनापति यानी गोपराज जिसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी पहली बार भारत की महिला जो सती हुई थी, गोपराज की महिला, यानी जो रामगुप्त थे गुप्त वंश में, उनके सेनापति जिसका नाम था गोपराज, उसी की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे अगला दिया है कि सती प्रथा पर बैन लगाने वाला शासक। तो पहले तो यहाँ पे प्रयास किया था वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, और बैन मैंने लगाया किसने, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का ही था। उसके बाद अकबर ने लगाया, उसके बाद औरंगजेब ने लगाया, और
1829 में भारत में सती प्रथा को पूर्णतया लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत से पूरी तरह सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1829 में, वो भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। मोहम्मद बिन शासक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह किसी शासक के काल में हुआ था दिल्ली सल्तनत में, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसमें 27 विद्रोह जो कि दक्षिण भारत में हुआ और 7 विद्रोह जो उत्तर भारत में हुआ था। टोटल 34 आक्रमण या विद्रोह हुआ था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं कौन शासक है। और यहाँ पे मंगोलों के द्वारा 5 बार आक्रमण किया गया। मंगोलों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 5 बार आक्रमण किया गया। और इससे पहले हम बता दें कि कल हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी मंगोलों का सर्वाधिक यानी 6 बार आक्रमण हुआ था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे जो इसके द्वारा जो मतलब निर्णय लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो सब मतलब फेल ही हो गया। मैंने 3 नियम लिए और तीनों ख़राब हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, और इसने खुरासान अभियान की विफलता हुई, और इसने दोआब क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर था, मतलब जिसे दीवाने को ही जिसने कृषि विभाग का इसने स्थापना किया था, उसमें दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दिया, जिसमें बाढ़ आ गया और बहुत ही नुकसान हो गया किसानों को। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसके बाद कौन शासक बना। तो यहाँ पे आगे, और इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जो कि सिक्कों से मतलब संबंधित था, ये कार्य। तो इसने टोकन करेंसी, इसके शासनकाल में लोग मतलब चमड़ा का जो टोकन मनी होता है उसका इसने शुरुआत कराया, जो कि पहले टांका था, उसके बाद जीतल हुआ, उसके बाद ब्रॉन्ज यानी लेदर का ये कॉइन बनाया, जिसमें सब हर घर में लोग अपना टोकन मनी मतलब अपने से बनाकर किया, जिसके बाद मैंने डिमोनेटाइज हो गया, और ये हो गया इसके शासनकाल में। और यहाँ पे इसी के शासनकाल में कराची अभियान की विफलता हुआ, और 1351 में सिंध के विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु जहाँ हुई थी उसका नाम है ठट्टा, जहाँ एक सिंध में स्थान है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला शासक देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसने बहुत ही अच्छे कार्य किए, फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी के बीच में रहा, और इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने अकबर, जो कि मुग़ल वंश में अकबर था, उसी के समान इसने कार्य किया था। और अपने शासनकाल में 6 जो प्रमुख शहर थे उसकी स्थापना किया, जिसे हिसार था, फतेहाबाद था, फिरोजपुर था, फिरोज शाह कोटला था, फिरोजाबाद था जिसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जौनपुर था जिसे सिराजे हिंद, ये जो सिराजे हिंद था यानी जौना खान यानी अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पे इसने जौनपुर शहर की स्थापना की, जिसका उपनाम सिराजे हिंद है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इसके बारे में जो फैक्ट दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट फिरोज शाह तुगलक के बारे में। यहाँ पे सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें बनवाने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो ये हो जाएगा FST। इसी से एक जुड़ा सवाल था जो गयासुद्दीन तुगलक यानी पूछेगा सवाल कि दिल्ली सल्तनत का
दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहर का निर्माण कराया तो उसका हो जाएगा आंसर गयासुद्दीन तुगलक। और सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहर बनवाने वाला शासक कौन था, तो इसका हो जाएगा आंसर फिरोज शाह तुगलक। और इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण कराया और इसने वहाँ 1200 बाग बगीचा लगवाया। इसने अशोक के जो टोपरा और मेरठ से जो स्तंभ था उसको लाकर दिल्ली में स्थानांतरित किया। और इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और ज्वालामुखी मंदिर को लूटा, जो कि जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, यानी इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और 1369 में इसने कुतुब मीनार की जो ज्वालामुखी या उल्का पिंड गिरने से जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसमें 2 मंजिल और बना दिया और उसका पुनर्निर्माण करवाया। और जनता को आर्थिक मदद देने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना किया जिसे दीवाने खैरात कहा जाता है। और एक अस्पताल बनवाया जिसे दार उल शिफा। और इसे जो अस्पताल बनाया आर्थिक मदद करने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित था उसे दार उल शिफा के नाम से जानते हैं। और सती प्रथा को प्रतिबंध करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। और इसकी मृत्यु यहाँ पे 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो कि नासिरुद्दीन महमूद बना, उसका शासनकाल 1394 से 1414 तक था। और 1398 में दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का आक्रमण होगा, मतलब 1398 में दिल्ली सल्तनत पर तैमूरों का आक्रमण हुआ। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया एक डायग्राम द्वारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। यहाँ पे जो नासिरुद्दीन महमूद था जो अंतिम शासक था उसका मंत्री था जिसका नाम था खिज्र खां। और इसने खिज्र खां जो नासिरुद्दीन महमूद का मंत्री था उसकी मदद से तैमूरों का आक्रमण हुआ, जिसमें शाहरुख खान जो कि एक बहुत तैमूर का एक शासक था। और यहाँ पे खिज्र खान के द्वारा नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाया गया, जिसने भारत के प्रथम शिया वंश की स्थापना की। यानी भारत में प्रथम शिया वंश की स्थापना किसने किया, तो इसका नाम हो जाएगा खिज्र खां के द्वारा किया गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि खिज्र खां के द्वारा एक नया वंश की स्थापना किया गया जिसे सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे सैयद वंश जिसका मतलब शासनकाल 1414 से 1451 के बीच में था, इस वंश की स्थापना जो कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई और जिसने 1414 से 1429 ईस्वी तक शासन किया। यानी खिज्र खां का शासनकाल 1414 से 1429 वर्ष ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। यानी सबसे पहले जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। और यह सैयद वंश में जो ये सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां, इसने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। और इसके बाद जो अगला शासक बना यहाँ पे, इसके बाद अगला शासक यहाँ पे मुबारक शाह बना जिसका शासनकाल 1421 से 1434 था। और इसका वजीर यानी प्रधानमंत्री जो एक अफ़गानी था, उसे बहलोल लोदी नाम का एक अफ़गानी था, उसी को बनाया और उसे एक उपाधि दिया जिसे खान ए खाना की उपाधि बहलोल लोदी को इसने दिया। और
इसके बाद जो अगला शासक बना इसे मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन था। इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया। यानी मोहम्मद शाह जिसका शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी तक था, इसने बहलोल लोदी को अपना पुत्र घोषित कर दिया। और अलाउद्दीन आलम शाह जिसका शासनकाल 1400 जो कि अलाउद्दीन आलम शाह जिसका शासनकाल 1445 से 1451 जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक बना। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह बना जिसका शासनकाल 1445 से 1451 ईस्वी तक था। और 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित कर दिया। और बहलोल ने भारत में प्रथम अफ़गानी वंश की स्थापना की है जिसे लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं लोदी वंश के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण घटना घटी है। लोदी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है लोदी वंश जिसका शासनकाल यहाँ पे लोदी वंश जिसका शासनकाल 1451 से 1526 तक था। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। और बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 तक था। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम से मतलब बहलोली सिक्का जारी किया। और इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे लोदी वंश में मिला लिया, जिस जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। और इसका उत्तराधिकारी इसका ही पुत्र जो इस वंश का सबसे महान शासक बना, जिसे सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं। और बहलोल लोदी का ये पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी हुआ। और वह इस वंश का यानी लोदी वंश का सबसे महानतम शासक में सिकंदर लोदी का नाम आता है। और सिकंदर लोदी का शासनकाल यहाँ पे 1489 से 1517 ईस्वी के बीच रहा। और इसने इसी के शासनकाल में 17 मई 1498 में वास्को डी गामा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का यात्री था वो भारत आया। और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना जमुना नदी के किनारे की, जिसे सिकंदरा के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसे आगरा में बाबरगढ़ का किला का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया। और 1506 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। सिकंदर लोदी एक कवि था जिसे गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। और इसने आयुर्वेद के प्रसिद्ध पुस्तक फरहंगे सिकंदरी लिखी थी, जो कि एक आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक थी। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें अगला पॉइंट है यहाँ पे कि इसने नापन की एक नई पद्धति या इकाई चलाई जिसे गज ए सिकंदर के नाम से या सिकंदरी के नाम से, और इसे ही सिकंदरी गज के नाम से जानते थे। एक सिकंदरी गज में 30 इंच होता था। इसने भी कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। यानी कुतुब मीनार की नींव यानी निर्माण शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और उसका पूरा 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया। और जब इस पे उल्का पिंड के गिरने से या ज्वालामुखी क्रिया से जब उसका मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया तो उसे फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराया और 4 और 5वां मंजिला ऐड कर दिया। और इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत यानी जेंटिम पे जो ये रंगाई पोताई का कार्य होता है उसे कराया था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो अगला है कि इसका उत्तराधिकारी इसका ही पुत्र जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान बना,
यानी इसका पुत्र जो इस वंश का भी आखिरी था और पूरी दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी सुल्तान बना, जिसे इब्राहिम लोदी के नाम से जानते हैं, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या था। तो यहाँ पे इसने खतौली, जो कि एक स्थान था खतौली, जिसे 1517 में खतौली के युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। यानी राणा सांगा इसमें विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और इसके चाचा दौलत खां लोदी जो पंजाब के सूबेदार थे और आलम शाह लोदी जो दिल्ली के सूबेदार थे, इन्होंने ही सबसे पहले बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। और यहाँ पे 1519 में बाबर यानी भारत पर बाबर ने प्रथम आक्रमण भेरगढ़ पोर्ट यानी सिंध प्रांत में, माने बेजौर नामक सिंध जो यहाँ पे फोर्ट था बेगह पोर्ट, वहाँ पे आक्रमण किया। और 1520 से 1521 तक 3 आक्रमण सिंध और कश्मीर पर किए बाबर के द्वारा। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसकी हत्या करके इसी के स्थापन एक मुग़ल वंश, जो कि बहुत ही लंबे, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री तक चला, यानी 1700 यानी आपका 1857 तक चला ये वंश, मुग़ल वंश। और इसी में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध में मारा गया। और इसका मकबरा भी पानीपत में है, क्योंकि इसका मृत्यु पानीपत में हुई थी, इसीलिए इसका मकबरा पानीपत में स्थित है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मुग़ल वंश के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।